कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? मतलब उनके पीछे का राज क्या है? आज हम सिर्फ कहानियां सुनने नहीं वाले, बल्कि डर की पूरी बनावट को समझने के लिए दो बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर किसी कहानी में ऐसा क्या होता है जो उसे डरावना बना देता है। देखिए, इसकी शुरुआत अक्सर बहुत ही आम तरीके से होती है। हमारी रोजमर्रा की नॉर्मल सी दुनिया में कुछ ऐसा होता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, और देखते ही देखते जानी पहचानी चीजें ही भयानक लगने लगती हैं। तो हर अच्छी हॉरर कहानी एक जानी पहचानी दुनिया से ही शुरू होती है। एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसे हम पहचानते हैं, ताकि जब डर की पहली दस्तक हो ना, तो उसका असर बहुत बहुत गहरा हो। जैसे हमारी पहली कहानी की हीरोइन आरुषि को ही ले लीजिए। उसे शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े फ्लैट की एक ऐसी डील मिली है जिस पे यकीन करना मुश्किल है ना? एक अच्छी किस्मत वाली बात। लेकिन ये जो नॉर्मल सा माहौल है ना, ये फौरन टूट जाता है। बिल्डिंग का वॉचमैन रामू काका उसे देखकर कहता है, आ गई बेटी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब ये सुनने में तो एक आम सा स्वागत लग रहा है, पर असल में ये एक बहुत ही अशुभ भविष्यवाणी है। अब इसी के साथ साथ हमारी दूसरी कहानी में हम मिलते हैं सीमा से, एक नई नवेली दुल्हन जो एक शांत से गांव में ब्याह कर आई है। बिल्कुल एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत जैसी तस्वीर। लेकिन सीमा की कहानी में डर का पहला संकेत इतना भयानक है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे दिखते हैं, और ये एक ही पल में साफ कर देता है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत है। तो डर का बीज तो बो दिया गया है। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये रहस्य और भी गहरा होता जाता है। अब वो जो हल्की सी बेचैनी थी ना, वो अब असली खौफ में बदलने लगती है। आरुषि के साथ तो अजीब ही चीजें होने लगती हैं। सोचिए, एक बंद पड़े लैंडलाइन पर फोन आता है और कोई कहता है दरवाजा खुला छोड़ देना। फिर मेन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के नीचे से खून से साइन किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट खिसकाया जाता है। और सबसे डरावनी बात, वो घर में फंस जाती है। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर रास्ता उसे वापस उसी फ्लैट में ले आता है। उसका नया घर अब एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका है जहां फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते। और उधर गांव में सीमा की हालत देखिए। उसे लोग कच्चा मांस, आटा और सब्जियां खाते हुए देखते हैं, जैसे उसके अंदर की इंसानियत ही खत्म हो गई हो। ये क्लासिक केस है किसी आत्मा के कब्जे का, जहां इंसान का शरीर तो होता है पर वो अब उसका अपना नहीं रहता। तो ये सब हो तो रहा है, पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? हर डर के पीछे हमेशा एक कहानी होती है, एक राज, एक अतीत, जो इस खौफ को किसी पुरानी भूली बिसरी त्रासदी से जोड़ता है। और आरुषि को ये जवाब मिलता है एक धूल भरी डायरी में। और ये डायरी किसकी है? उसी के दादाजी की। और उस डायरी से एक ऐसा सच सामने आता है जो रूह कंपा दे। ये पूरी की पूरी इमारत इंसानी बलि की नींव पर खड़ी की गई है, और इस खूनी राज का सीधा कनेक्शन उसके अपने परिवार से है। कहानी कुछ यूं है। 1980 में जब ये बिल्डिंग बन रही थी, तो इसके पिलर्स हर रात रहस्यमय तरीके से गिर जाते थे। तब एक तांत्रिक ने शर्त रखी कि इस इमारत को खड़ा करने के लिए 11 इंसानों की बलि देनी होगी। बिल्डर ने 10 बेचारे गुमनाम मजदूरों को नींव में चिनवा दिया, लेकिन 11वीं बलि, जो उसके अपने खून की होनी थी, उससे वो पीछे हट गया। और वो बिल्डर कौन था? आरुषि का दादा। और सजा के तौर पर उसकी भी उसी साइट पर एक रहस्यमय हादसे में मौत हो गई। मतलब बाप के किए पापों का फल जो अब पोती को भुगतना है। पूरे 45 साल। जरा सोचिए, 45 सालों से नीलगिरी अपार्टमेंट की वो प्यासी दीवारें, उन मारे गए मजदूरों की आत्माएं बस इंतजार कर रही थीं बिल्डर के खानदान के किसी के वापस लौटने का। और अब वो इंतजार खत्म हुआ है। लेकिन सीमा का मामला इससे बिल्कुल अलग है। उस पर हुआ कब्जा कोई श्राप नहीं, बल्कि एक दुखद हादसा था। इसे कह सकते हैं अवसरवादी लगाव। हुआ ये कि रमा नाम की एक लड़की की मौत उसी हॉस्पिटल बेड पर हुई थी जिस पर बाद में सीमा को रखा गया। रमा की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, और उसकी भटकती आत्मा को जो पहला शरीर मिला, वो उससे चिपक गई ताकि अपने अधूरे काम पूरे कर सके। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स। वो पल जब दोनों को अपने अपने डर का आमना सामना करना है।
बुरी तरह फंसी हुई आरुषि मदद के लिए उसी इंसान के पास जाती है जिस पर उसे थोड़ा भरोसा है, वॉचमैन रामू काका। वो उससे भीख मांगती है, रामू काका प्लीज मुझे यहां से निकालिए। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट सामने आता है। रामू काका कहता है, तुम्हारे दादाजी ने जिन 10 मजदूरों को इन दीवारों में चिनवाया था ना, उनमें से एक मैं भी था। सोचिए, जिसे वो अपना रक्षक समझ रही थी, वो असल में उन पीड़ितों में से एक था जो अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रहा था। मतलब रक्षक ही शिकारी था। और इस एक सच के साथ ये तय हो गया कि आरुषि की किस्मत में क्या लिखा है। वो यहां से भागने के लिए कभी आई ही नहीं थी, वो तो बलि चढ़ने आई थी। दूसरी तरफ सीमा का मामला अलग है। उसे बचाने के लिए पूरा गांव एक हो जाता है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, वो उस आत्मा से बात करता है, उसे अपना नाम रमा बताने पर मजबूर करता है। फिर रमा की माँ को लाया जाता है, जो अपनी बेटी की आत्मा से गुहार लगाती है। जब रमा की आत्मा को ये वादा मिलता है कि उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया जाएगा, तो वो शांति से सीमा का शरीर छोड़ देती है। तो यहाँ हमें हॉरर की एक ही शैली में 2 बिल्कुल अलग अलग अंजाम देखने को मिलते हैं। आरुषि की कहानी में बुराई बदला लेने वाली है, शापित है, और उसका अंत धोखा और एक तयशुदा मौत है। जबकि सीमा की कहानी में आत्मा भटकी हुई है और उसका सामना पूजा पाठ और बातचीत से होता है, जिसका नतीजा एक सफल बचाव है। एक कहानी कहती है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, तो दूसरी हमें बताती है कि कभी-कभी अधूरे कामों को पूरा करना कितना जरूरी मौका है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? एक अच्छी हॉरर कहानी कभी भी क्लाइमैक्स पर खत्म नहीं होती। वो हमेशा अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसी बेचैनी जो कहानी खत्म होने के बाद भी बनी रहती है। आरुषि की कहानी में आधी रात को घड़ी रुक जाती है और उसे दीवार के अंदर खींच लिया जाता है, और फिर सिर्फ सन्नाटा। तो सवाल ये है, क्या उन प्यासी दीवारों का इंतजार वाकई खत्म हो गया, या ये भूख सिर्फ कुछ वक्त के लिए मिटी है? और सीमा की कहानी का अंत भले ही सुखद हो, लेकिन वो भी एक ज्यादा परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या रमा की आत्मा सच में चली गई थी? क्या बुराई कभी पूरी तरह खत्म होती है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती है?